हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एचएससी 2023 एग्जाम के लिए मैथ्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इन दोनों पेपर में से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2023 एग्जाम में मैथ्स में पूछे जा सकते हैं, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर का सीरीज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिकल लॉजिक जो 8 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको 2023 एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका तो इस पूरा चैप्टर का प्रिपरेशन हो चुका है, लेकिन इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे इसी यूट्यूब चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो निश्चित रूप से उस लिंक को यूज करके आप पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। लेकिन अब ये 2023 एग्जाम के लिए हमने क्या करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करने चाहिए, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कीजिए। 2023 एग्जाम में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके, और हमें पता है, देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है हमारा, ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उनमें से 4 ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट और 4 ऑब्जेक्टिव पेपर सेकंड के ऊपर पूछे जाते हैं। हर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए रहता है। क्वेश्चन 2 में हमें 4 आंसर इन 1 सेंटेंस जो क्वेश्चंस है, मतलब 2 क्वेश्चंस पार्ट 1 के ऊपर पेपर फर्स्ट के ऊपर और 2 क्वेश्चंस पेपर सेकंड के ऊपर, तो इस प्रकार के हमें आंसर इन 1 सेंटेंस 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क के लिए। तो सेक्शन ए हमारा 20 मार्क्स का रहता है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए और सेक्शन डी का हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। तो हर चैप्टर में हम ये पेपर पैटर्न वाइज, मतलब सेक्शन वाइज, हम यहां पे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। 2023 एग्जामिनेशन में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये मैं आपको 100% यहां पे गारंटी देता हूं। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, इन्हीं फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरी सीरीज आप जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ 2023 एग्जाम के लिए, मतलब उस एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चंस हमने प्रिपरेशन करने चाहिए, इस सवाल का पूरा जवाब आपको यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा। ओके, देखिए यहां सबसे पहले सेक्शन ए में जो हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस, क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन है इनवर्स स्टेटमेंट पैटर्न, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका हमें यहां पे इनवर्स फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। पी कंडीशनल क्यू अगर ये स्टेटमेंट रहता है, तो इसका इनवर्स लेते समय, इस पी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, क्यू को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, तो इसका जो इनवर्स रहता है, इसका इनवर्स हम लेते हैं निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। अब उसी प्रकार से इस स्टेटमेंट पैटर्न में ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है, तो इसका जब हम निगेशन लेंगे तो क्या करना है, हमें कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है, कंडीशनल एंटीसीडेंट का निगेशन लेना है। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट पी और क्यू, कंडीशनल पी एंड क्यू, तो इसका जो इनवर्स है, इसका इनवर्स रहेगा निगेशन ऑफ पी कंडीशनल पी एंड क्यू, कंडीशनल निगेशन ऑफ पी और क्यू। इसे आप कंजंक्शन कह सकते हैं और इसे डिसजंक्शन। ओके, अब देखिए निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, इसका जो निगेशन है, इसका निगेशन लेते हैं हम, निगेशन पी और निगेशन क्यू, फिर ये कंडीशनल निगेशन पी कंजंक्शन,
निगेशन क्यू, ये डिसजंक्शन है, उसका निगेशन यहां पे हमें कंजंक्शन लेना होता है। तो इस प्रकार का जो आंसर है, देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ये हम यहां पे देखेंगे, निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, कंडीशनल, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो इसका जो आंसर, और देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जब हम आंसर पेपर में लिखते हैं तो इसका आंसर लिखते समय सिर्फ हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर देना है। ओके, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है और फिर यहाँ पे अल्फाबेट हमें लिखना है, अल्फाबेट यहाँ का डी है और अल्फाबेट के साथ हमें आंसर लिखना है निगेशन पी और निगेशन क्यू, कंडीशनल, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ओके, तो आपको आंसर पेपर में सिर्फ इतना ही आंसर लिखना रहता है, आपको पूरा क्वेश्चंस आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, तो ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, द निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ निगेशन पी कंडीशनल क्यू। ये जो निगेशन पी कंडीशनल क्यू है, इसका इनवर्स और उसका हमें निगेशन लेना है। निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ, इसका मतलब पहले इसका हमें इनवर्स लेना है, तो इसका पहले हम इनवर्स लेते हैं। ओके, देखिए इसका इनवर्स क्या रहेगा, इसका इनवर्स मतलब अब ये कॉन्सिक्वेंट है और ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में इसे हम एंटीसीडेंट कहेंगे, इसे हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। इनवर्स लेते समय हम क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेते हैं और कंडीशनल एंटीसीडेंट का निगेशन लेते हैं, ठीक है ना, ये रहता है इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स अब ये मिलेगा हमें निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ निगेशन पी, मतलब ये सिंपली हम इसको पी लिख सकते हैं, ठीक है ना, निगेशन ऑफ निगेशन पी इज पी। ओके, अब इसका तो हमने इनवर्स ले लिया, अब इसका हमें निगेशन लेना है, अब इस स्टेटमेंट का हमें निगेशन लेना है, ठीक है ना, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लेते समय हम एंटीसीडेंट को एज इट इज रखते हैं, एंड मतलब कंजंक्शन, और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेते हैं, मतलब निगेशन पी। एंटीसीडेंट को एज इट इज रखना है और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है, और बीच में यहां पे लेना है हमें कंजंक्शन, मतलब एंड। निगेशन क्यू, कंजंक्शन निगेशन पी, ये रहेगा निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ निगेशन पी कंडीशनल क्यू, ठीक है ना। तो हमने पहले इसका इनवर्स फाइंड किया, इस स्टेटमेंट का पहले हमने इनवर्स फाइंड किया और फिर उस इनवर्स का हमने यहां पे निगेशन लिया। तो इस प्रकार का आंसर हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए अब यहां पे निगेशन क्यू, कंजंक्शन निगेशन पी, ऐसा ना देते हुए ऑप्शन बी में हमें क्या दिया है, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। देखिए फ्रेंड्स, कंजंक्शन ये जो है कॉमिटेटिव रहता है, ठीक है ना, मतलब आप इसे इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, पी कंजंक्शन क्यू को आप क्यू कंजंक्शन पी लिख सकते हो। इसका मतलब निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी को हम लिख सकते हैं निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे वैसे मैं डिटेल में तो बता रहा हूं, लेकिन ये पूरा चैप्टर हमारा मैथमेटिकल लॉजिक पूरा चैप्टर प्रिपेयर हुए बाद आपने इन वीडियोस को देखना चाहिए। वैसे तो मैं हर एक स्टेप अच्छी तरह से यहां पे बता रहा हूं। मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको आप जरूर देखिए। ओके, तो इसका जो आंसर है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा, और ऑप्शन बी है निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना होता है, पूरा क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन में जो आंसर दिया है उस आंसर को लिखना है, पूरा क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यू के आंसर लिखते समय आपको एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं देना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन के साथ जो आंसर है उसे आपको चूज करना है, एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं देना है। और देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक के चैप्टर आपने जो पूरा प्रिपेयर किया है उसके बाद ये इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसको हमने चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से उसके सॉल्यूशंस वगैरह वहाँ पे और थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छी तरह से वहाँ पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो एमसीक्यू हमें दिया है, हमने यहाँ पे लिया है पी कंडीशनल क्यू इज ट्रू। अगर पी कंडीशनल क्यू ट्रू है और पी कंजंक्शन क्यू फॉल्स है, पी कंडीशनल क्यू ट्रू है और पी कंजंक्शन क्यू फॉल्स है, ओके, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, इसका हमें ट्रूथ वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसे सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे,
इन तीनों का साथ में टेबल हम प्रिपेयर करते हैं, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करते हैं। जैसे पहले अब यहाँ पे 2 ही सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो निश्चित रूप से 2 कॉलम पी और क्यू के रहेंगे। पी के कॉलम में टी टी एफ एफ 4 एंट्रीज रहेंगे, क्योंकि 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 4 एंट्रीज रहेंगे। फिर यहाँ पे टी एफ, ठीक है। फिर अब हमें पी कंडीशनल क्यू लेना है। पी कंडीशनल क्यू हमें पता है, टी कंडीशनल टी कंडीशनल एफ एफ कंडीशनल टी एफ कंडीशनल एफ टी, ये हमें पता है। फिर पी कंजंक्शन क्यू अगर हम लेते हैं तो पी कंजंक्शन क्यू में टी एंड टी है तो ही टी आता है, बाकी सब जगह पे हम एफ लेते हैं, ये पता है हमें, ओके। फिर उसके बाद में निगेशन पी और क्यू, तो मैं निगेशन पी लेता हूं। निगेशन पी मतलब पी के कॉलम का निगेशन, तो पी के कॉलम का निगेशन एफ टी टी रहेगा। अब मुझे लेना है निगेशन पी और क्यू, ठीक है, मतलब इन 2 कॉलम में और लेना है, डिजंक्शन लेना है। टी और एफ अगर है तो टी लेते हैं हम, एफ और एफ है तो हमें एफ लेना है, टी और टी है तो हमें टी लेना है, एफ और टी है तो हमें टी लेना है, ये पता है हमें। अब हमें पी कंडीशनल क्यू ट्रू और पी कंजंक्शन क्यू फॉल्स कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए ये यहाँ पे ट्रू है लेकिन यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स चाहिए हमें, ठीक है ना। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें पी कंडीशनल क्यू ट्रू चाहिए और पी कंजंक्शन क्यू फॉल्स चाहिए। ये ट्रू है लेकिन ये ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स चाहिए, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये नहीं। अब ये ट्रू और ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ये इसके बारे में ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। तो आगे जाके ये क्या मिल रहा है हमें, ये वाला जो कॉलम है, देखिए हमने इस कॉलम को और इस कॉलम इसके बारे में सोचा, क्योंकि ये दिया गया है हमें यहाँ पे, फिर हम इसके बारे में सोचते हैं। तो आगे जाके देखते हैं हम, यहाँ पे आगे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है। तो इसका मतलब जब पी कंडीशनल क्यू ट्रू है, पी कंजंक्शन क्यू फॉल्स है, तो निगेशन पी डिजंक्शन क्यू हमें ट्रू मिल रहा है। उसी प्रकार से पी कंडीशनल क्यू जब ट्रू है, पी कंजंक्शन क्यू फॉल्स है, तो निगेशन पी डिजंक्शन क्यू हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। तो इसका आंसर मतलब निगेशन पी डिजंक्शन क्यू, इसका आंसर हमें टी मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका हम आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा, और ऑप्शन बी में यहाँ पे हमें टी मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका आंसर फाइंड करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है एमसीक्यू का आंसर लिखते समय, और ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएंगे। वहां पे टोटल 8 एमसीक्यू रहेंगे, 4 एमसीक्यू पेपर फर्स्ट के ऊपर, पार्ट 1 के ऊपर, और 4 एमसीक्यू पार्ट 2 के ऊपर। तो किसी भी चैप्टर के ऊपर आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। लुक हियर, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहां पे लिया है, द निगेशन ऑफ, इसका हमें निगेशन पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन क्यू है तो इसका निगेशन हम लेते हैं निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ठीक है ना। तो उस प्रकार से इसका अगर हमें निगेशन लेना है तो निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू डिजंक्शन आर, इसका निगेशन जब हमें लेना है तो इसका निगेशन रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, और की जगह मतलब ये डिजंक्शन की जगह कंजंक्शन बनेगा, और फिर सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। सिंपल है, ये लॉ हमने यहां पे फॉलो किया है। अब हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एंटीसीडेंट को हम एज इट इज रखते हैं। एंटीसीडेंट है पी, उसको एज इट इज रखना है। फिर हम लेते हैं कंजंक्शन, और फिर उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेते हैं, मतलब पी कंजंक्शन निगेशन क्यू एंड मतलब कंजंक्शन, फिर यहां पे रहेगा निगेशन आर। पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, कंजंक्शन निगेशन आर, ये इसका आंसर रहेगा। और ये आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन डी में हमें आंसर क्या दिख रहा है, देखिए पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन आर, ये रहेगा इसका आंसर, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान दीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको क्या करना है,
आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन के साथ जो आंसर है उसको लिखना है। एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है। ये नीचे जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझने। और ये काम कहाँ पे करेंगे फिर आप? आपके आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहता है उसके ऊपर रफ वर्क लिखना है और वहाँ पे ये पूरा रफ वर्क करना है। ये पूरा कच्चा काम जो है वहाँ पे करना है। ये आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है। आंसर पेपर में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ आंसर लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 सब क्वेश्चंस। हर एक सब क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहता है और इन 4 सब क्वेश्चन में से 2 सब क्वेश्चन पार्ट 1 के ऊपर और 2 सब क्वेश्चंस पार्ट 2 के ऊपर पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पे रहते हैं। तो इसका आंसर हमें 1 सेंटेंस में लिखना है और 1 मार्क के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में लीजिए, हमारे क्लास 12th में सिर्फ मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को हाफ मार्किंग स्कीम नहीं है। मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको आधा मार्क नहीं मिलेगा, आपको 1 मार्क ही मिलेगा। अगर राइट है तो, रॉन्ग है तो 0 मार्क मिलेगा। 0 और 1 के बीच में हाफ मार्क्स आपको मैथ्स में नहीं मिलेगा। तो क्लास 12 साइंस के लिए मैथमेटिक्स सिर्फ ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पे आधे मार्क की स्कीम नहीं, हाफ मार्किंग स्कीम यहां पे नहीं है। ओके, अब देखिए यहां हमें पहला क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है, राइट द ड्यूअल ऑफ निगेशन P और Q एंड R एंड T। इसे आप डिजंक्शन और इसे कंजंक्शन कह सकते हैं। निगेशन P डिजंक्शन Q कंजंक्शन R कंजंक्शन T। देखिए फ्रेंड्स, अब जब हमें ड्यूअल लेना रहता है तो और अगर है तो उसकी जगह हमें, मतलब डिजंक्शन है तो उसकी जगह हमें कंजंक्शन लेना है, अगर कंजंक्शन है तो उसकी जगह हमें डिजंक्शन लेना है, इंटरचेंज करना है। डिजंक्शन की जगह कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह डिजंक्शन। अगर T है तो हमें C लेना है। ओके, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्रडिक्शन लेना है। और अगर F है तो हमें T लेना है और T है तो F लेना है। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब अदला बदल करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ड्यूअल है बहुत ही सिंपल, इसका सॉल्यूशन है, नाउ द ड्यूअल इज, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, द ड्यूअल ऑफ, किसका ड्यूअल? निगेशन P डिजंक्शन Q कंजंक्शन R कंजंक्शन T। इसका जो ड्यूअल है, इसका ड्यूअल रहेगा निगेशन P। अब यहां पे डिजंक्शन की जगह लेंगे हम कंजंक्शन, Q कंजंक्शन की जगह लेंगे डिजंक्शन R, और फिर यहां पे जो कंजंक्शन है उसकी जगह लेंगे हम डिसजंक्शन, और T के जगह लेना है हमें C। तो इतना ही चेंज करना है, तो ये रहेगा इसका ड्यूअल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, अगर P कंजंक्शन Q F है और P कंडीशनल Q F है तो P और Q के ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगे? देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है P कंडीशनल Q सिर्फ एक ही केस में F रह सकता है, अगर P T है और Q F है, एंटीसीडेंट T है, कॉन्सिक्वेंट F है, तो ही T कंडीशनल F आ सकता है। यहां पे तो T कंडीशनल F है तो F आ सकता है, F कंडीशनल T कंजंक्शन F है तो F आ सकता है, F कंजंक्शन T है तो भी F आ सकता है, F कंजंक्शन F है तो भी F आ सकता है। ये तीनों केसेस में F आ सकता है, T कंजंक्शन F F कंजंक्शन T F कंजंक्शन F। ओके, लेकिन कंडीशनल सिर्फ एक ही जगह पे F आएगा अगर P T है और Q F है तो इसका मतलब P और Q, ध्यान दीजिए, ये जो P Q है, ये P Q अगर P T है और Q F है तो उन्हीं केस में P कंडीशनल Q F रहेगा और P कंजंक्शन Q भी F रहेगा। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, इसका आपको आंसर लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा द ट्रूथ वैल्यू ऑफ किसके? P Q R। इसके ट्रूथ वैल्यू देखिए क्या रहेगा, P T रहेगा और Q F रहेगा रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, बस इतना ही इसका आपको आंसर लिखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द ड्यूअल ऑफ, ये ड्यूअल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ड्यूअल हमें लिखना है। देखिए मैंने पहले आपको बताया कंजंक्शन की जगह डिजंक्शन लेना है, इंटरचेंज करना है। अगर यफ है तो हमें कैपिटल टी लेना है। तो इसका जो ड्यूअल है, नाउ द ड्यूअल ऑफ, ध्यान दीजिए, द ड्यूअल ऑफ पी एंड, मतलब पी कंजंक्शन निगेशन पी लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ एफ। इसका जो ड्यूअल है, इसका ड्यूअल रहेगा पी, यहां पे डिजंक्शन लेना है, फिर निगेशन पी लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ एफ की जगह लेना है हमें टी, ठीक है ना, फॉल्स की जगह लेना है हमें ट्रू। ये टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्रडिक्शन लेना है, टी की जगह एफ लेना है, एफ की जगह टी लेना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कॉन्वर्स ऑफ, कंडीशनल स्टेटमेंट का हमें कॉन्वर्स लिखना है। इफ देन, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। देखिए फ्रेंड, जब हमें कॉन्वर्स लिखना रहता है तो इफ और देन के बीच में जो पार्ट रहता है उसे कहते हैं हम एंटीसीडेंट, देन के बाद में जो स्टेटमेंट रहता है उसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। तो ये एंटीसीडेंट है और देन के बाद का जो स्टेटमेंट है ये कॉन्सिक्वेंट है। तो इनको इंटरचेंज करना है, इस कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह लिखना है और एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट की जगह लिखना है, तो उसे कहते हैं हम कॉन्वर्स। तो इसका जो कॉन्वर्स रहेगा बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स या फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से कॉन्वर्स पूछा गया है, या फिर आपको इनवर्स पूछा जा सकता है, या फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव हमें प्रिपेयर करना है। अब देखिए कॉन्वर्स लिखते समय इफ हम क्या करेंगे, देन के बाद में जो स्टेटमेंट है उसको यहां पे लिखेंगे। लेकिन ये जो देयर है प्रोनाउन, ये यूज किया गया है टू ट्रायंगल्स के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, हम यहां पे इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। ग्रामेटिकली भी हमारा स्टेटमेंट सही रहना चाहिए, सिर्फ इंटरचेंज नहीं करना है। तो ग्रामेटिकली भी अच्छा वो एप्रोप्रिएट रहना चाहिए, ठीक है ना। इफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन हम क्या कहेंगे, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे ग्रामेटिकली भी एप्रोप्रिएट रहना चाहिए, सिर्फ इंटरचेंज करना इससे काम नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि वो उस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो मीनिंगफुल भी रहना चाहिए। नहीं तो पहले यहां पे हम देयर एरियाज, देयर मतलब कौन, जब रिपीट होता है तो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, तो पहले ही हम प्रोनाउन यहां पे यूज नहीं करेंगे। इफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे मतलब कौन, टू ट्रायंगल्स, वहां के जो टू ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इस प्रकार से आंसर इन वन सेंटेंस जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो उसका आंसर आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस में लिखना है। ये आपने लिखा, इसके लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। ये लिखा है TF, इसके लिए 1 मार्क दिया जाएगा। ये यहाँ पे ड्यूअल लिखा है, इसके लिए 1 मार्क दिया जाएगा। ये हमने कॉन्वर्स लिखा है, ये सही है तो हमें 1 मार्क मिलेगा। हाफ मार्क्स यहाँ पे मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, ये बात ध्यान में रखिए। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं तो बहुत प्रिकॉशंस लेके आपको सॉल्यूशन आंसर्स लिखने हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आपकी गलती होती है थोड़ी सी तो आधा मार्क नहीं कम नहीं होगा, उसमें से 1 ही मार्क आपका कम होगा। 2 में से आपको या तो 0 मिल सकता है या 1 मिल सकता है या फिर 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो सॉल्यूशंस लिखते समय इन पूरी बातों को हमें ध्यान में रखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक ऐसे 12 क्वेश्चंस हमें दिए रहते हैं और इन आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। मतलब ये सेक्शन बी विथ ऑप्शंस 24 मार्क्स के लिए रहेगा और कंपलसरी 16 मार्क्स के लिए रहेगा। ये जो 12 क्वेश्चंस है इसमें से 6 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट मतलब पार्ट 1 के ऊपर पूछे जाएंगे और 6 क्वेश्चंस पार्ट 2 के ऊपर पूछे जाएंगे। तो इन 12 क्वेश्चन में से मतलब 12 क्वेश्चन में से हमें 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के ऊपर सेक्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चंस अब पूछे जाएंगे 2023 एग्जाम में,
उन क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को अब हम डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहां पे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यूजिंग द रूल्स इन लॉजिक राइट द निगेशन ऑफ। जो रूल्स हमने लॉजिक चैप्टर में सीखे हैं निगेशन के, उन रूल्स को यूज करके इसका निगेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया है उसको निगेशन हम अटैच करेंगे, ठीक है ना। तो निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, इसका हमने सिर्फ यहां पे इसको हमने निगेशन अटैच किया है। अब इसके ऊपर हम निगेशन ऑपरेट करेंगे, इसका हम निगेशन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें डिसजंक्शन के बारे में सोचना है। जब दो स्टेटमेंट के बीच में डिसजंक्शन रहता है और उसका जब हम निगेशन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन लेना है और सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, फिर यहां पे मिलेगा हमें डिसजंक्शन, फिर निगेशन यहां पे मिलेगा हमें कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन है, इसकी जगह हमने लिया है कंजंक्शन, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने डिसजंक्शन का निगेशन लिया है, वो मिला है हमें कंजंक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, और सेकंड स्टेटमेंट का हमने निगेशन लिया है। तो यहां पे हमने कौन सा रूल यूज किया है, निगेशन ऑफ, इसको हमें जस्टिफाई करना है, हमने यूज किया है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। साइड में आपको रूल भी लिखना है जो रूल आपने यूज किया है। अब यहां पे कंजंक्शन का निगेशन लेना है, इस निगेशन को इस ब्रैकेट के ऊपर ऑपरेट करना है। तो इसका निगेशन लेना है, मतलब इस कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन मिलेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन डिसजंक्शन, सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन रहेगा। नाउ इट विल बी निगेशन ऑफ निगेशन पी, इस कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, फिर यहां पे रहेगा निगेशन क्यू, फिर यहां पे कंजंक्शन, फिर से निगेशन पी, इस कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन मिलेगा, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ओके, तो यहां पे हम यूज करेंगे, हमने कौन सा रूल यूज किया है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, इस रूल को हमने यहां पे यूज किया है। ओके, फिर इसके बाद देखिए, अब निगेशन ऑफ निगेशन पी लेना है, मतलब निगेशन का निगेशन लेना है। निगेशन का निगेशन सिंपली स्टेटमेंट पी रहेगा, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, फिर यहां पे कंजंक्शन, फिर निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, इट इज सिंपली क्यू। तो यहां पे हमने यूज किया है निगेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, निगेशन ऑफ निगेशन, इस रूल को हमने यूज किया है। ठीक है, तो देखिए इस यहां पे हमने निगेशन अटैच किया, इस स्टेप को हाफ मार्क्स, इस स्टेप को हाफ मार्क, इस स्टेप को हाफ मार्क और इस स्टेप को हाफ मार्क, ऐसा 2 मार्क्स का इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे अलग तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ये निगेशन पी कंजंक्शन क्यू जो है, इट इज नथिंग बट ये क्यू कंडीशनल पी का निगेशन है, निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी। ठीक है, फिर ये डिसजंक्शन, ये किसका निगेशन है, ये निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट, इसे यूज करके भी आप इसका निगेशन ले सकते हो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने रूल्स ऑफ निगेशंस यूज करके इसे हमने यहां पे सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न। इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। जब हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना रहता है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, क्योंकि जितने सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे, ध्यान दीजिए, 2 का उतना पावर हमें एंट्रीज मिलेंगे। मतलब अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो 2 4 हमें एंट्रीज मिलेंगे, टीएफ जो एंट्रीज है वो हमें 4 मिलेंगे। अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो 2 इक्वल्स टू 8, हमें 8 एंट्रीज मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2 है, पी और क्यू, तो इसका मतलब हर एक कॉलम में 4 एंट्रीज रहेंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं। देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स 1 2 3 4, देयर आर 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स। यहां पे 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स प्लस 4 लॉजिकल कनेक्टिव। इसका मतलब इसके ट्रूथ टेबल में 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6 कॉलम रहेंगे। इसका जो ट्रूथ टेबल रहेगा, इस ट्रूथ टेबल में 6 कॉलम रहेंगे। वाई 6 कॉलम? बिकॉज 2 सिंपल स्टेटमेंट्स एंड 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो पहला कॉलम रहेगा P का, दूसरा कॉलम Q, फिर इसके बाद में लेते हैं निगेशन Q का कॉलम,
फिर इसके बाद में लेंगे हम P कंजंक्शन निगेशन Q, ओके। फिर इसके बाद में लेते हैं हम P कंडीशनल Q का कॉलम, और लास्ट में हम लेंगे P कंजंक्शन निगेशन Q बाय कंडीशनल P कंडीशनल Q, ये लास्ट वाला कॉलम। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलम्स है। वाई 2 सिंपल स्टेटमेंट्स प्लस 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स इक्वल्स टू 6 कॉलम्स। और हर कॉलम में कितने एंट्रीज रहेंगे? 2 एंट्रीज। वाई? बिकॉज 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 2 का स्क्वायर 4 एंट्रीज रहेंगे। P के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे 4 है, तो इसमें से आधे T आधे F लेने हैं, 2T 2F। Q के कॉलम में 1T 1F 1T 1F, उसको आधा करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में निगेशन Q लेना है। इस कॉलम का निगेशन अगर लेते हैं तो इट विल बी F, T का निगेशन, F का निगेशन T, अगेन T का निगेशन F और F का निगेशन T रहेगा। अब इन 2 कॉलम में हमें कंजंक्शन लेना है। T कंजंक्शन F, इट विल बी F, T कंजंक्शन T, इट इज T, ओके। F कंजंक्शन F, इट इज F, F कंजंक्शन T, इट इज F। हमें पता है कंजंक्शन में अगर दोनों T है तभी T लेना है, अदरवाइज F लेना है। तो T कंजंक्शन F, इट विल बी F, ओके। T कंजंक्शन T, ये T रहेगा, F कंजंक्शन F, F रहेगा, और F कंजंक्शन T, ये भी यहाँ पे हमें F मिलेगा। P कंडीशनल Q हमें पता है, T कंडीशनल T, इट विल बी T, T कंडीशनल F, इट विल बी F, ओके। F कंडीशनल T, T, फिर F कंडीशनल F, इट इज ऑल्सो T। अब इन दोनों में लेना है हमें बाई कंडीशनल, F बाई कंडीशनल T, इट इज, देखिए हमें पता है बाई कंडीशनल में अगर दोनों एंट्रीज सेम रहते हैं तो हम T लेते हैं, अदरवाइज हमें F लेना है। अब ये 2 एंट्रीज डिफरेंट है तो यहां पे हम F लेंगे, ये 2 एंट्रीज डिफरेंट है तो यहां पे हम F लेते हैं, ये 2 एंट्रीज डिफरेंट है तो हम यहां पे F लेते हैं, यहां के भी 2 एंट्रीज डिफरेंट है तो यहां पे हम F लेते हैं, ओके। तो इसके लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज हमें F मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न एंड डिसाइड वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। देखिए फ्रेंड्स, अगर टोटल एंट्रीज T आते हैं तो हम टोटोलॉजी कहेंगे, अगर टोटल एंट्रीज F रहेंगे तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे, ठीक है ना। और नाइदर T नॉर F, ऑल एंट्रीज नाइदर T नॉर F, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कंटिंजेंसी, इस प्रकार से भी आपको यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रूथ टेबल हमने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया है, ओके। अब देखिए जो 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सिंपल सी बात है, ये जो 4 मार्क्स रहेंगे, ये 4 मार्क्स इन 4 कॉलम्स को दिए जाएंगे, 1 2 3 4, हाफ 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 हाफ, इस प्रकार से, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए हाफ मार्किंग स्कीम तो नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो हाफ मार्किंग स्कीम तो नहीं है, तो ये दोनों मिला के 1 रहेगा। मतलब इन दोनों में से अगर कुछ गलत होता है तो 1 मार्क हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हाफ मार्किंग स्कीम ने मैंने भले ही आपको यहां पे बताया कि जैसे 1 2 3 4 हाफ 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 हाफ, इस प्रकार से मैंने बताया, लेकिन हाफ मार्किंग स्कीम नहीं है, तो ये दोनों मिला के ये सही है क्या? अगर इसमें से ऐसा भी हो सकता है, इसमें से पहले वाला अगर कुछ गलत हुआ तो बाद में के जो रहेंगे ना तो उसको भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही बाद में का आपका सही हो सकता है कि पहला अगर गलत हो तो बाद में के सही रहेंगे ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, हाफ मार्किंग स्कीम नहीं है मैथ्स में, लेकिन कंपोजिशन में आपको बता रहा हूं, ये दोनों मिला के जैसे 1 मार्क हो जाएगा, ये दोनों मिला के 1 मार्क हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर इसमें से कुछ गलत होता है तो ये कंपोजिशन में है, अगर इसमें से कुछ गलत होता है तो आगे निश्चित रूप से आपका सही नहीं रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का जो है, तो ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे इन दोनों जैसे अगर इसमें से कुछ गलत हुआ आपका तो वहाँ पे आधा मार्क्स आपका कम नहीं होगा, वहाँ पे आपका डेफिनेटली 1 मार्क कम होगा, क्योंकि हाफ मार्किंग स्कीम हमारे मैथमेटिक्स में नहीं है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट फॉर P कंजंक्शन Q डिजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q डिजंक्शन P डिजंक्शन R। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना रहता है तो सबसे पहले देखेंगे हम सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट जो अक्षर है ये 3 दिख रहे हैं, P Q R। तो यहाँ डिफरेंट स्टेटमेंट जो है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट जो है ये 3 है, तो इनके लिए हम स्विचेस कंसिडर करते हैं। लेट
स्टेटमेंट P के लिए हम लेते हैं द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, इस प्रकार से लेंगे। फिर Q यहां हम कंसिडर करेंगे द स्विच S2 इज क्लोज्ड, ठीक है ना। और फिर R हम लेते हैं द स्विच S3, द स्विच S3 इज क्लोज्ड, इस प्रकार से। तो अब निगेशन P हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड या फिर द स्विच S1 इज ओपन, इस प्रकार से। तो निगेशन P लेंगे हम द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, फिर निगेशन Q हम लेते हैं द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। अब हालांकि यहां पे निगेशन R नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं निगेशन R, ये रहेगा द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड, इस प्रकार से। ओके, अब हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है। नाउ द स्विचिंग सर्किट डायग्राम इज, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कंजंक्शन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और डिसजंक्शन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों सीरीज में है, कौन? P और Q, मतलब S1 और S2 ये सीरीज में है। फिर इसके पैरेलल में देखिए, इसके पैरेलल में क्या है? निगेशन P, निगेशन P मतलब ये हो गया S1 डैश। अब ये S1 है और ये S2 है। फिर इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। किन तीनों का? देखिए 1, फिर उसके बाद में 2 और फिर उसके बाद में 3, ठीक है ना। इस प्रकार से लेंगे, इसको चाहे तो हम मिडल में ले सकते हैं, थोड़ा इस प्रकार से। ओके, ऐसा रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या लेना है? निगेशन P मतलब ये तो S1 डैश होगा। फिर निगेशन Q मतलब ये रहा S2 डैश। फिर इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में P मतलब S1, ये स्विच S1 है, और R मतलब ये स्विच S3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, चाहे तो फिर यहाँ पे बैटरी और लैंप भी आप बता सकते हो, यहाँ पे बैटरी और लैंप आप नीचे बता सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर लेना है हमें तो इस प्रकार से बैटरी और लैंप हम ले सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप लैंप इस प्रकार से ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये S1 S2 डैश S1 S3 और इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज में है। P कंजंक्शन Q मतलब S1 एंड S2, ठीक है ना। ये देखिए S1 और S2 का सीरीज, निगेशन P S1 डैश, निगेशन Q S2 डैश, P उसके पैरेलल में S1 और उसके पैरेलल में S3, इस प्रकार से रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द ट्रूथ वैल्यू फॉर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। फिर उसके बाद में सेकंड हमें स्टेटमेंट दिया है, इफ 3 × 5 इक्वल्स टू 8 देन 3 + 5 इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे कंजंक्शन लॉजिकल कनेक्टिव है और यहाँ पे इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव है। अब देखिए, हालांकि ये 2 मार्क्स के लिए है, चाहे तो आप सेपरेट सेंटेंस भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी ले सकते हो, सेपरेट स्टेटमेंट्स और उसके ट्रूथ वैल्यू, या फिर कंबाइन इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। इसके लिए लेट P 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेट Q 46 इज अ प्राइम नंबर, फिर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, फिर ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज, ऐसा लिख सकते हो। या फिर देखिए इसका जो सॉल्यूशन है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, अब 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? हालांकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका ट्रूथ वैल्यू T रहेगा, इज T। फिर 46 इज अ प्राइम नंबर, ये फॉल्स है क्योंकि 46 प्राइम नंबर नहीं है, 46 प्राइम नंबर इज F, इसका ट्रूथ वैल्यू 2 है, इसका ट्रूथ वैल्यू F है। अब हालांकि इसमें कंजंक्शन लेना है तो T कंजंक्शन F, हमें पता है T कंजंक्शन F रहता है, therefore the truth value of given statement is, ये जो पहला स्टेटमेंट हमें दिया है
इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा एफ, क्योंकि टी कंजंक्शन एफ हमें एफ मिलता है। फिर सेकंड जो है ध्यान दीजिए, 3 × 5 = 8 इज, ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि 3 × 5 15 मिलता है, तो 3 × 5 यहाँ पे 8 दिया, ये फॉल्स है। फिर 3 + 5 = 15, ये जो है ना ये भी फॉल्स है, क्योंकि 3 + 5 8 मिलता है, 3 + 5 हमें 15 दिया है। अब इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव है, तो देखिए फ्रेंड्स ये ऐसा इस प्रकार से हो जाएगा, एफ कंडीशनल एफ होगा, क्योंकि ये एफ है और ये भी एफ है, और हमें पता है एफ कंडीशनल एफ का ट्रूथ वैल्यू रहता है टी, है ना। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द ट्रूथ वैल्यू, ध्यान दीजिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा टी। तो इस प्रकार से इसका हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ठीक है। ये ट्रूथ वैल्यू हमने लिखा है, इसके लिए 1 मार्क, ये ट्रूथ वैल्यू हमने लिखा है, इसके लिए 1 मार्क्स, 1 + 1 ये 2 मार्क्स का इसका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये वर्बल फॉर्म में हमें दिए गए शाब्दिक उदाहरण है, शाब्दिक फॉर्म में है, और इसका हमें निगेशन यहाँ पे लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, हमें पता है ऑल का जो निगेशन है, ऑल का निगेशन लेते समय हम सम लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो निगेशन रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट का, ऑल की जगह लेना है हमें सम, ऑल का निगेशन सम लेना है, सम का निगेशन ऑल लेना है, ठीक है ना। सम नेचुरल नंबर्स इस प्रकार से रहेगा, सम नेचुरल नंबर्स आर, फिर यहां पे लेना है हमें नॉट, आर नॉट होल नंबर्स, बस सिंपली इतना ही इसका निगेशन लेना है, ठीक है। ये जो ऑल है उसकी जगह लेना है हमें सम, और बीच में हमें नॉट लेना है। फिर सेकंड जो है, ये एक्चुअली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे क्वांटिफाई, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर ऑल ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, और एग्जेंशियल क्वांटिफायर रहता है देयर एग्जिस्ट। तो फॉर ऑल का निगेशन हम लेते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट के लिए सिंबल इस प्रकार से रहता है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, ओके, सच दैट, ये रहेगा सच दैट n² + n + 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ध्यान दीजिए, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। हमने क्या किया, फॉर ऑल का निगेशन लिया, देयर एग्जिस्ट, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और ये एग्जेंशियल क्वांटिफायर है, n बिलोंग्स टू n, ये एज इट इज। फिर यहाँ पे सच दैट लिखा है, और n² + n + 2 डिविजिबल बाय 4 था, हमने इसे लिया n² + n + 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका निगेशन लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ देन है इसमें, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हमें कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स ये पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्वर्स जब लेना है, हमें पता है कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स जो है, देखिए अगर P कंडीशनल Q है तो इसका कॉन्वर्स हम लेते हैं Q कंडीशनल P, ये रहता है इसका कॉन्वर्स, ओके, ये हमें पता है। फिर इसका कॉन्ट्रापोजिटिव जो रहता है, ये कॉन्ट्रापोजिटिव हम लेते हैं निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P, और इसका इनवर्स जो है, इसका इनवर्स हम लेते हैं निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, ये सब हमें पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब हमें इसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, नहीं यहाँ पे सिर्फ कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है। इसे आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, या तो इस वर्बल स्टेटमेंट को, इसमें सिंपल स्टेटमेंट्स आप कंसिडर कर सकते हैं, फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल, इसके लिए P स्मॉल p, और इट इज कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसके लिए स्मॉल q। फिर उसका सिंबॉलिक, इसका सिंबॉलिक फॉर्म P कंडीशनल Q, सिंबॉलिक फॉर्म का कॉन्वर्स लेना, फिर उस सिंबॉलिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है वर्बल फॉर्म में। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहां पे सिंपली इसका कॉन्वर्स ले सकते हो, ठीक है। तो इसका जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स लेना है मतलब हमें क्या करना है,
कॉन्वर्स लेना है मतलब इफ और देन के बीच में जो सिंपल स्टेटमेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और देन के बीच में जो सिंपल स्टेटमेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, और देन के बाद का जो स्टेटमेंट है उसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। तो इट इज कंटिन्यूअस, ये कॉन्सिक्वेंट रहा, और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये एंटीसीडेंट है। जब आपको कॉन्वर्स लेना है तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करना है। इसका मतलब देन के बाद में जो पार्ट है उसको इफ और देन के बीच में लिखना है, और इफ और देन के बीच में जो पार्ट है उसको देन के बाद में लिखना है। लेकिन अब ऐसा लिखते समय देन के बाद में यहां पे इट इज कंटिन्यूअस है, तो हम इट इज कंटिन्यूअस ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि अब फंक्शन इसके लिए इट यूज किया गया है, प्रोनाउन है इट। तो अगर इसको हम पहले लिखते हैं तो हमें पता है अगर नाउन जो है ये रिपीट होता है तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहां पे इफ इट इज कंटिन्यूअस ये लिखना एप्रोप्रिएट नहीं है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे इसका कॉन्वर्स, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसा लिखेंगे। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन अब इसको देन के बाद में लिखना है। अब यहां पे अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऐसे लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफरेंशिएबल। इतना आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रामेटिकली ये अप्रोप्रिएट रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। ये रहा इसका कॉन्वर्स। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेते समय देखिए फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, मैंने पहले आपको बताया जैसे पी कंडीशनल क्यू का कॉन्वर्स, चाहे तो मैं इसमें मिक्स मत करो लेकिन ठीक है ना, ये पी कंडीशनल क्यू का कॉन्वर्स क्या रहता है, कॉन्वर्स रहता है क्यू कंडीशनल पी, और पी कंडीशनल क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव रहता है निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। मतलब ये जो आपने कॉन्वर्स लिया है ना, देखिए क्यू कंडीशनल पी कॉन्वर्स लिया है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस प्रकार से, मतलब आपको क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट का जो एंटी कॉन्सिक्वेंट है उसका निगेशन लेना है, कंडीशनल कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है, या सिंपली कॉन्वर्स से भी आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड कर सकते हो। अब फंक्शन देखिए क्या करना है, सिर्फ इसका नॉट लेना है, इसका नॉट लेना है, इसका ठीक है ना, इसमें नॉट हमें इसमें नॉट एडजस्ट करना है, यहाँ पे इसमें नॉट लेना है, इसमें नॉट ठीक है ना ऐड करना है। इफ अ फंक्शन is not continuous, if a function is not continuous then it is not differentiable, बस इसी प्रकार से लेना है। If a function is not continuous then it is not differentiable, ये रहेगा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से कॉन्वर्स के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए 1 मार्क रहेगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेक्शन सी में हमें टोटल 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और इन 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, मतलब सेक्शन सी कंपलसरी 24 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शंस 36 मार्क्स के लिए रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 26 तक रहेगा। 15 से लेकर 26 तक टोटल 12 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे और यहाँ 6 क्वेश्चंस पार्ट 1 पेपर फर्स्ट के ऊपर पूछे जाएंगे और 6 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन सी में मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के ऊपर 2023 एग्जाम में किन प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लुक हियर, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। ये स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया है और ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी हमें चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम में अगर सभी एंट्रीज टी आते हैं तो हम टोटोलॉजी कहेंगे, सभी एंट्रीज हमें एफ मिलते हैं तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे, और अगर एंट्रीज मिक्स रहते हैं मतलब कुछ टी और कुछ एफ रहेंगे तो उसे कहेंगे हम कंटिंजेंसी। अब ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय सबसे पहले हम सिंपल स्टेटमेंट्स देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 पी क्यू आर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, हियर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स, ओके। और लॉजिकल कनेक्टिव्स काउंट करते हैं, 3 सिंपल स्टेटमेंट प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स देखिए 1 2 3 4 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है। इसका मतलब इस ट्रूथ टेबल में 8 कॉलम्स रहेंगे,
इसके ट्रूथ टेबल में टोटल 8 कॉलम्स रहेंगे और 3 एंट्रीज होने के कारण 2�3 इक्वल्स टू 3 सिंपल स्टेटमेंट्स होने के कारण 2�3 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब हर कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे। टी और एफ को हम एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। लुक हियर, तो अब यहां पे पहला कॉलम लेना है हमें पी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम क्यू और थर्ड कॉलम आर। फिर हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। अब यहां पे इसके बाद में लेते हैं हम क्यू कंडीशनल आर, फिर इसके बाद में लेते हैं हम पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर। ओके, तो ये पहला ब्रांच हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बारे में सोचते हैं पी कंजंक्शन क्यू, फिर इसके बाद में लेते हैं हम पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल आर और लास्ट वाला कॉलम ये कंप्लीट रहेगा। क्या रहेगा देखिए, यहां पे रहेगा पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर, फिर बाय कंडीशनल पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल आर। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल कॉलम्स हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कॉलम्स हमें 8 मिले हैं और नंबर हर कॉलम में एंट्रीज भी हमारे पास 8 रहेंगे, ठीक है। तो पी के कॉलम में आधे टी और आधे एफ लेने हैं, तो 4 टी लेते हैं, ओके, और फिर 4 हमें एफ लेने हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय बहुत आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक आधी भी एंट्री अगर गलत होती है तो पूरा ट्रूथ टेबल हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्यू के कॉलम में आधे टी आधे एफ, मतलब 2T 2F, फिर उसके बाद में 2T और 2F। फिर आर के कॉलम में TF 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 और फिर TF। अब क्यू कंडीशनल आर, इन दोनों कॉलम में कंडीशनल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कंडीशनल में पहला एंट्री टी और दूसरा एंट्री एफ रहता है, तभी हम उसका आंसर एफ लेते हैं, अदरवाइज हम टी लेते हैं। तो टी कंडीशनल टी हमें टी लेना है, लेकिन टी कंडीशनल एफ लेना है, एफ कंडीशनल टी लेना है, एफ कंडीशनल एफ टी लेना है, टी कंडीशनल टी लेना है, टी कंडीशनल एफ इट विल बी एफ कंडीशनल टी एफ कंडीशनल एफ टी। तो इस प्रकार से हमने क्यू कंडीशनल आर लिया है। अब ये कॉलम में और ये कॉलम में हमें कंडीशनल लेना है। टी कंडीशनल टी, यहाँ पे हम टी लेंगे, टी कंडीशनल एफ, यहाँ पे हमें एफ लेना है, टी कंडीशनल टी लेना है, टी कंडीशनल टी एफ कंडीशनल टी। अब सभी टी आएंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंट्री टी नहीं है, एफ ही है, तो यहाँ पे सभी हम टी लिखेंगे, ठीक है। फिर पी कंजंक्शन क्यू, इन दो कॉलम में हमें कंजंक्शन लेना है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। टी कंजंक्शन टी कंजंक्शन टी। अब ये एफ रहेगा, एफ, बाकी सभी एंट्रीज आपको एफ मिलेंगे, क्योंकि ये देखिए अब यहाँ पे हालांकि पहला कॉलम टी का नहीं है, यहाँ पहले इसमें टी नहीं है, तो टी आने का सवाल ही नहीं है, तो सभी यहाँ पे हमें एफ मिलेंगे, एफ 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 और फिर एफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कॉलम में और ये कॉलम में हमें कंडीशनल लेना है, और ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो इधर से इधर नहीं जा सकते, इधर से इधर ही आना होगा। तो टी कंडीशनल टी इट विल बी टी कंडीशनल एफ इट इज एफ। अब हालांकि सभी, अब ये बचे हुए सभी फर्स्ट एंट्रीज एफ ही है, तो एफ आने का सवाल ही नहीं है, तो यहाँ सभी जगह हमें टी ही मिलेगा, टी 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 टी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहला टी दूसरा एफ रहता है कंडीशनल में, तभी जाके हमें एफ मिलता है, अदरवाइज हमें टी ही मिलता है। अब यहाँ पे पहला एफ ही है, तो एफ आने का सवाल ही नहीं है, सभी टी ही मिलेंगे। अब इन दोनों में हमें बाई कंडीशनल, ये कॉलम में और ये कॉलम में हमें बाई कंडीशनल लेना है लास्ट कॉलम लिखने के लिए, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है बाई कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम रहते हैं तो हम टी लेते हैं, भले ही चाहे दोनों टी हो टी लेना है, दोनों एफ हो टी ही लेना है। लेकिन अगर एंट्रीज मिक्स आते हैं तो हम एफ लेते हैं बाई कंडीशनल में। अगर इन दो कॉलम को आपने देखा तो दोनों एंट्री सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी है, दोनों कॉलम के एंट्री सेम है, दोनों कॉलम ही सेम है, आइडेंटिकल है। तो निश्चित रूप से इन दोनों में अगर हम बाई कंडीशनल लेते हैं तो हमें लास्ट वाले कॉलम में सभी टी मिलेंगे। तो टी 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 टी
सभी एंट्रीज यहाँ पे टी है। ओके, ऑल एंट्रीज, अब हम क्या लिखेंगे, ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज क्या है, आर टी, सभी एंट्रीज टी है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न ये रहेगा टोटोलॉजी, इज अ टोटोलॉजी। ठीक है ना, वाई टोटोलॉजी, बिकॉज ऑल एंट्रीज आर टी, यहाँ के सभी एंट्रीज टी है, दैट्स वाई दिस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। अगर सभी एंट्रीज हमें एफ मिलते हैं तो हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। अगर एंट्रीज हमें मिक्स में मिलते हैं, कुछ टी और कुछ एफ मिलते हैं, देखिए अगर सभी एफ रहते तो हम क्या लिखेंगे, ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कुछ टी और कुछ एफ मिलते तो ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नाइदर टी नॉर एफ, ना तो सभी टी है ना सभी एफ है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटिंजेंसी, ऐसा वहां पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, या तो आपको टोटोलॉजी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कंटिंजेंसी, इस प्रकार का क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेक्शन डी में टोटल हमें 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। ये जो 8 क्वेश्चंस है, इसमें से 4 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के ऊपर, मतलब पार्ट 1 के ऊपर, और 4 क्वेश्चंस पार्ट 2 के ऊपर पूछे जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रहते हैं। मतलब सेक्शन डी जो है ये कंपलसरी 20 मार्क्स के लिए रहेगा, और विथ ऑप्शंस ये 32 मार्क्स के लिए रहेगा, क्योंकि 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो 8 4 जा 32, विथ ऑप्शंस 32 मार्क्स के लिए। आउट ऑफ दीज 8 हमें 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, मतलब 5 4 जा 20 मार्क्स के लिए कंपलसरी पूछा जाता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब ये 4 मार्क्स का ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके जो आंसर्स है ये लॉन्ग आंसर में आते हैं। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चंस है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के टाइप में आता है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल आर लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर। इसका मतलब इस स्टेटमेंट पैटर्न के एंट्रीज और इस स्टेटमेंट पैटर्न के एंट्रीज सेम आते हैं, सेम है, ऐसा यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तभी जाके लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। देखिए इसके लिए हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे कितने हैं। देखिए पी क्यू आर, डिफरेंट लेटर्स हमें 3 दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है। सिंपल स्टेटमेंट्स 3 होने के कारण 2⁻3, ओके, 2⁻3 मतलब 8, हर कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन डी है ना, ये क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक रहेगा, मतलब 27 से 34 तक का नंबरिंग सेक्शन डी में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम लेते हैं हम पी का, फिर उसके बाद में क्यू, फिर उसके बाद में आर, फिर उसके बाद में लेते हैं हम पी एंड क्यू। ओके, फिर इसके बाद का कॉलम लेते हैं पी एंड क्यू कंडीशनल आर। जब आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट दिखाना रहता है तब कॉलम नंबर ज़रूर यूज़ कीजिए। इसे कहेंगे हम कॉलम 1, ये 2 3 4 और 5। अब ये जो 5 नंबर का कॉलम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अब ये पी का कॉलम लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लेते हैं हम क्यू कंडीशनल आर का कॉलम, ये 6 नंबर पे आएगा। और फिर लास्ट में हमें लेना है पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर, ये 7 नंबर पे। तो हमें 5 और 7 के एंट्री जो है ये सेम है, ऐसा यहाँ पे हमें बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, पी के कॉलम में अब यहाँ पे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे। तो पी के कॉलम में 4 टीज हमें लिखने हैं और 4 एफ लिखने हैं। ठीक है ना, ये पी का कॉलम। फिर क्यू के कॉलम में 2T 2F, ठीक है, फिर 2T और 2F रहेंगे। फिर आर के कॉलम में 1T 1F 1T 1F 1T 1F 1T 1F रहेगा। ठीक है, P एंड Q, अब इन दोनों में कंजंक्शन लेना है हमें। T कंजंक्शन T, हमें पता है कंजंक्शन में दोनों एंट्रीज अगर T है तभी T लेना है, अदरवाइज F लेना है। T कंजंक्शन T। अब इन सभी, इसमें दोनों T कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं तो ये सभी हमें F मिलेगा।
एफ, फिर एफ, फिर एफ, फिर यहाँ एफ, यहाँ एफ और यहाँ पे भी एफ। अब पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल आर, कॉलम नंबर 4 से कॉलम नंबर 3 की तरफ जाना है, 3 से 4 की तरफ नहीं आ सकते बिकॉज कंडीशनल कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो टी कंडीशनल टी, टी कंडीशनल एफ, एफ, एफ कंडीशनल टी, टी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कंडीशनल में एफ तभी पॉसिबल है जब पहला टी और दूसरा एफ रहेगा, और यहाँ पे पहला कहीं पे भी टी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से आगे के सभी एंट्रीज आपको टी ही मिलेंगे। समझ रहे ना इस पॉइंट को। अब क्यू कंडीशनल आर, टी कंडीशनल टी, टी लेना है, टी कंडीशनल एफ, अब लेकिन ये एफ मिलेगा, एफ कंडीशनल टी, टी, हालांकि पहला एफ है तो एंट्री टी ही रहेगा, टी कंडीशनल टी, टी रहेगा, टी कंडीशनल एफ, ये लेकिन यहाँ पे आपको एफ मिलेगा, एफ कंडीशनल टी, टी एंड एफ कंडीशनल एफ, इट इज ऑल्सो टी। अब पहले और इस कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 6 में हमें कंडीशनल लेना है। टी कंडीशनल टी, इट विल बी टी, लेकिन टी कंडीशनल एफ हमें एफ मिलेगा। समझ रहे ना आप। फिर इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, टी कंडीशनल टी लेना है, इट विल बी टी, फिर टी कंडीशनल टी लेना है, ये भी टी मिलेगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी फर्स्ट एंट्री टी नहीं दिखेगा, सभी एफ है, तो इसके बाद में सभी एंट्रीज आपको टी ही मिलेंगे, तो ये रहेगा टी, 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 टी। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 हमें सेम दिख रहा है, टी एफ टी 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 टी, वहाँ पे भी टी एफ टी 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 टी। ओके, तो हम फ्रॉम, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम कॉलम नंबर, ओके, कौन कौन सा, फ्रॉम कॉलम 5 एंड 7, इन दो कॉलम से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के एंट्री सेम दिख रहे हैं हमें, कॉलम नंबर 5 में जो एंट्रीज है वही कॉलम नंबर 7 में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल आर लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर। ओके, तो ये हमें प्रूव करना था, इन दोनों को हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। देखिए यहाँ पे हमें निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, इस ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हमें सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, मतलब इसे सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक। लॉजिक के जो लॉज है उन्हें हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सिंप्लीफाई किए बाद जो हमें सिंपल मिलेगा, सिंपल एक्सप्रेशन मिलेगा, उसके लिए हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, फिर उसके बाद में डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, डेफिनेटली आपको 8 मार्क्स जो इस चैप्टर के पक्के मिलेंगे। ठीक है, लुक हियर, अब इसे मैं लॉजिकल इक्विवेलेंट लिखता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे आपको, एक मिनट मैं मार्कर लेता हूं, यहां पे आपको निगेशन पी और निगेशन पी कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, सेम है, और यहां पे भी कंजंक्शन है, यहां पे भी कंजंक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं निगेशन पी कंजंक्शन, फिर ये क्यू और निगेशन क्यू, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो चाहे तो इसके पहले आप एसोसिएटिव लॉ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, मैं इन दो ब्रैकेट को साथ में लेता हूँ, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू और निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, इनको मैंने एसोसिएट किया। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाला और मतलब डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, हमने यहाँ पे यूज़ किया है एसोसिएटिव लॉ। इन पहले दो स्टेटमेंट को हमने एसोसिएट किया है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे आपको देखिए एसोसिएट लॉ मतलब इन दो स्टेटमेंट को हमने साथ में लिया है, ठीक है। अब यहाँ निगेशन पी है, यहाँ निगेशन पी है, यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे भी कंजंक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट विद निगेशन पी कंजंक्शन क्यू और, देखिए क्यू और निगेशन क्यू मिलेगा हमें। हालांकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और मतलब डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये लॉज लिखना कंपलसरी है क्योंकि किस प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं ये हमें पता, ये इसका रीज़न तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का निगेशन, स्टेटमेंट डिसजंक्शन स्टेटमेंट का निगेशन, तो यहाँ पे इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे, नाउ इट इज़ लॉजिकल इक्विवेलेंट विथ, ये मिलेगा निगेशन पी कंजंक्शन टी मिलेगा हमें, ओके। और फिर ये और पी मतलब ये डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। यहाँ पे हमने जो लॉ यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ। हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ को यूज़ किया है, स्टेटमेंट डिसजंक्शन स्टेटमेंट का निगेशन। अगर ऐसा है तो उसका वैल्यू हमें टी मिलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा सिंपली निगेशन पी, ठीक है ना। तो निगेशन पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, यहाँ पे हमने यूज़ किया है आइडेंटिटी लॉ। फिर से अब हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया है, अब मैं यूज़ करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस निगेशन पी को इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इट विल बी निगेशन पी डिसजंक्शन पी, निगेशन पी डिसजंक्शन पी, फिर इसके बाद में कंजंक्शन, फिर से निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। डिसजंक्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिसजंक्शन को, तो कंजंक्शन नहीं रहेगा। निगेशन पी डिसजंक्शन पी, फिर ये कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो लॉ यूज़ किया है इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। ध्यान दीजिए, निगेशन पी डिसजंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया, निगेशन पी डिसजंक्शन पी, फिर यहाँ पे कंजंक्शन, फिर निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू रहेगा। अब ये जिस प्रकार से यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मिलेगा टी कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ओके। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ध्यान दीजिए, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। फिर से अगर हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट कंजंक्शन टी कंजंक्शन स्टेटमेंट अगर रहता है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था, स्टेटमेंट कंजंक्शन टी है तो स्टेटमेंट ही लेते हैं, तो उसी प्रकार से टी कंजंक्शन स्टेटमेंट है तो हमें स्टेटमेंट ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये आगे जाके हमें मिलेगा निगेशन पी, ध्यान दीजिए, डिसजंक्शन निगेशन क्यू, और यहाँ हमने यूज़ किया है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इतना जो लंबा हमें एक्सप्रेशन दिया गया था उसको सिंप्लीफाई करके हमने सिर्फ 2 स्विचेस में लाया है। अब यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 स्विचेस थे, ठीक है ना, उनका फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब सिर्फ हमें यहाँ पे 2 ही स्विचेस मिले हैं, ओके। अब इसके लिए स्विचिंग सर्किट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, तो हम कंसीडर करते हैं लेट पी द स्विच S1 is closed, the switch S1 is closed, ओके। उसी प्रकार से Q लेते हैं, the switch S2 is closed, the switch S2 is closed। फिर उसके बाद में हमें निगेशन P और निगेशन Q को लिखना है। निगेशन P आप 2 प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। अगर आपको S1 लेना है तो ओपन लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये रहेगा द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड,
S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अब इसका जो स्विचिंग सर्किट डायग्राम है, नाउ द स्विचिंग सर्किट डायग्राम इज, इसके लिए स्विचिंग सर्किट डायग्राम क्या रहेगा, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में लेना है आपको, सीरीज नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, डिसजंक्शन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना, ये मिलेगा हमें। यहाँ पे चाहे तो आप लैंप भी ले सकते हो, ये रहेगा लैंप इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको लेंगे हम S1 डैश और इसको लेते हैं हम S2 डैश, क्योंकि निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q है, तो हमने उसको पैरेलल में लिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया है। तो ये रहेगा इसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम। अगर आप इसके लिए स्विचिंग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हो तो 1 2 3 4 5 6 स्विचेस दिखेंगे उसमें, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। इसको सिंप्लीफाई किया, उसके कारण हमें जो सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट डायग्राम मिला है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्विचेस है, S1 डैश और S2 डैश। ओके, अब ये 4 मार्क्स के लिए है, ठीक है ना। तो ये लॉस जो है, लॉस दिखना बहुत ज़रूरी है। आपने किस लॉ को यूज़ करके यहाँ पे ये जो इसका जो आपको जो कॉम्प्लिकेटेड स्विच ये दिया था, स्विचेस दिए गए थे, है ना, एक्सप्रेशन दिया गया था, उसको हमने सिंप्लीफाइड किया है। तो लेकिन सिंप्लीफाइड करते समय जो लॉस हम यूज़ करते हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ आप ये लिखते जाओगे, अगर लॉस नहीं लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल P बाई कंडीशनल Q लॉजिकल इक्विवेलेंट विद P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना है, मतलब रूल्स ऑफ जो लॉजिक है, लॉजिक के जो रूल्स है, लॉजिक के जो लॉज है, उनको हम यहाँ पे हमें यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं P बाई कंडीशनल Q। अगर बाई कंडीशनल लॉ यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम P कंडीशनल Q कंजंक्शन Q कंडीशनल P। हमने यहाँ पे जो लॉ यूज किया है, इट इज कॉल्ड बाय कंडीशनल लॉ, इसे कहा जाता है बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। अब हम कंडीशनल लॉ अगर यूज करेंगे तो P कंडीशनल Q को लिख सकते हैं निगेशन P और Q कंजंक्शन निगेशन Q और P। यहाँ पे जो हमने लॉ यूज किया है, इट इज कॉल्ड कंडीशनल लॉ, इसे कहेंगे हम कंडीशनल लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस निगेशन P को विद दिस कंजंक्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनेगा निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन P, और फिर से क्या मिलेगा हमें, Q कंजंक्शन निगेशन Q और P, मतलब डिसजंक्शन P। हमने यहाँ पे जो लॉ यूज किया है, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब फिर से इस निगेशन P कंजंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ इट विल बी निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q मिलेगा, ओके। निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q मिलेगा, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन हमें P मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमने निगेशन P को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब उसी प्रकार से Q को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंजंक्शन के साथ, Q कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P। अब इस Q कंजंक्शन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है डिसजंक्शन के ऊपर। फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ हमने जो लॉ यूज किया दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट कंजंक्शन, स्टेटमेंट का निगेशन होगा तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, नाउ निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसका आंसर हमें F मिलेगा, ओके। फिर यहाँ पे डिसजंक्शन, उसी प्रकार से Q कंजंक्शन निगेशन Q, इसका आंसर भी हमें F मिलेगा, F डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P। यहाँ पे जो हमने लॉ यूज किया है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। अब आइडेंटिटी लॉ अगर हम यूज करते हैं तो इसको
निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन एफ को हम लिख सकते हैं निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, फिर यहां पे डिसजंक्शन और यहां हम इसे लिखेंगे क्यू कंजंक्शन पी। यहां जो हमने लॉ यूज किया है इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। ये है आइडेंटिटी लॉ और देखिए यही हमें प्रूव करना था। बस अब कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करके इसको पहले लिखेंगे। नाउ इट विल बी क्यू, ओके, क्यू कंजंक्शन पी, फिर यहां पे डिसजंक्शन, फिर निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। इसको इस प्रकार से लिखा है, इट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। ये यहां पे हमने यूज किया है कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर से कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे तो क्यू कंजंक्शन पी को हम लिख सकते हैं पी कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन इज कॉम्यूटेटिव, पी कंजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। फिर से हमने यहाँ पे यूज़ किया है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये लॉजिक के जो लॉज है, रूल्स है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते आए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लॉज को यूज़ करके हमने P बाय कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ क्या प्रूव किया है, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूव करना है P कंडीशनल Q कंजंक्शन R लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P कंडीशनल Q कंजंक्शन P कंडीशनल R। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है। इसका मतलब हर कॉलम में हमें 8 एंट्रीज मिलेंगे, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है तो 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। हर कॉलम के एंट्रीज रहेंगे 8। अब कॉलम्स देखिए कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले कॉलम रहेगा P, उसके बाद में Q, फिर उसके बाद में R। फिर हम लेंगे Q कंजंक्शन R और फिर नेक्स्ट कॉलम लेते हैं P कंडीशनल Q कंजंक्शन R। देखिए फ्रेंड, जब हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूव करना रहता है तो कॉलम नंबर देना बहुत ज़रूरी है। तो इसे कहेंगे हम कॉलम नंबर 1, ये 2, फिर इसके बाद में ये 3, ये कॉलम नंबर 4 और ये कॉलम नंबर 5। फिर इसके बाद हमें चाहिए P कंडीशनल Q, इसको कहेंगे कॉलम नंबर 6। फिर P कंडीशनल R कॉलम नंबर 7, फिर P कंडीशनल Q कंजंक्शन P कंडीशनल R, ये कॉलम नंबर रहेगा 8। देखिए फ्रेंड्स, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 के एंट्रीज हमें सेम मिलने चाहिए, तब जाके कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 को हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कह सकते हैं। अब 8, यहाँ पे 8 एंट्रीज हैं क्योंकि 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो पहले 4 एंट्रीज हमें T लेने हैं और फिर 4 एंट्रीज बाद में हम F लेंगे, T के कॉलम में। फिर 2T और 2F लेते हैं, 2T 2F। ओके, फिर R के कॉलम में TF 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 TF, इस प्रकार से। अब Q कंजंक्शन R, इन दोनों कॉलम में हमें कंजंक्शन लेना है। देखिए कंजंक्शन में हमें पता है अगर दोनों T है तभी T लेते हैं, अदरवाइज हम F लेते हैं। तो T कंजंक्शन T यहाँ पे, लेकिन F मिलेगा, यहाँ F मिलेगा, यहाँ F मिलेगा। अगेन T कंजंक्शन T, फिर यहाँ F और यहाँ पे F रहेगा। ओके, फिर P कंडीशनल Q कंजंक्शन R, P कंडीशनल Q कंजंक्शन R, T कंडीशनल T कंडीशनल F, T कंडीशनल F। इन दो कॉलम में हमें कंडीशनल लेना है, T कंडीशनल F मिलेगा। ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे पहला एंट्री सभी का F ही है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर हमें T ही मिलेगा, क्योंकि हमें कंडीशनल में पता है पहला T दूसरा F अगर रहता है तो ही हम F लेते हैं, अदरवाइज हम T लेते हैं। तो ये T मिलेगा। फिर P कंडीशनल Q, T कंडीशनल T रहेगा, T कंडीशनल T मिलेगा, T कंडीशनल F रहेगा, T कंडीशनल F रहेगा, F कंडीशनल T इट विल बी T, F कंडीशनल T। अब ये पूरे यहाँ पे हमें T ही मिलेगा। P कंडीशनल R अगर लेते हैं तो T कंडीशनल T इट विल बी T, लेकिन अगर T कंडीशनल F है तो ये हमें F मिलेगा। फिर T कंडीशनल T
टी रहेगा, लेकिन टी कंडीशनल एफ है तो यहाँ पे हमें एफ मिलेगा। बाकी सभी जगह पे हमें टी ही मिलने वाला है, टी 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 टी, इस प्रकार से। ओके, अब इन दो कॉलम में हमें कंजंक्शन लेना है। कंजंक्शन में अगर दोनों टी है तभी टी लेते हैं, अदरवाइज हम एफ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टी कंजंक्शन टी, टी मिलेगा, लेकिन टी कंजंक्शन एफ, एफ रहेगा, एफ कंजंक्शन टी, एफ रहेगा, एफ कंजंक्शन एफ, एफ मिलेगा। लेकिन अब ये दोनों कॉलम में, ये देखिए दोनों कॉलम में सभी टी टीज है, तो इसका मतलब इन सभी के एंट्रीज यहाँ पे हमें, इन सभी के आंसर यहाँ पे हमें टी मिलेंगे, टी, फिर उसके बाद में ये टी, फिर यहाँ पे टी और फिर यहाँ पे टी। ठीक है ना? ओके, तो देखिए कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 के एंट्रीज हमें सेम दिख रहे हैं, टी एफ 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 टी 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 टी, टी एफ 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 टी 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 टी, फ्रॉम, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम कॉलम नंबर, कौन कौन सा, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8, दोनों के एंट्रीज हमें यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे P कंडीशनल Q कंजंक्शन R लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P कंडीशनल Q कंजंक्शन P कंडीशनल R। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन दोनों कॉलम के एंट्री सेम है, तो दोनों कॉलम लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेंगे। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के 2023 एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हम आपके पूरे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम में हर चैप्टर के ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसका सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। आप सभी वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, और इन चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं, मतलब जैसे मैथमेटिकल लॉजिक पूरा हमने कवर किया है, उसके वीडियो लेक्चर का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन वीडियोस को भी आप अवश्य देखिए, और ये सीरीज़ के पूरे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सॉल्व करने होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। डेफिनेटली जैसे मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पक्के इसके 8 मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।